Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 6th of November 2023. Blinken meets Abbas, Gazan से 47 killed in a strike on refugee camp. तो अब्बास कौन है? तो पैलेस्टीन में एक तरफ वेस्ट बैंक है जहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं एंड दूसरी तरफ गाज़ा स्ट्रिप है जहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। तो गाज़ा पर रूल करता है हमास, लेकिन जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर रूल करती है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और जो इंडिया है ये अपने रिलेशंस रखता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ, क्योंकि हमास एक तरीके की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। US top diplomat Antony Blinken made an unannounced visit to the occupied West Bank, जहाँ पर एक पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मिले। और जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं उनका यही कहना है कि आप इजराइल को परसुएट करो कि सीज़ फायर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई भी सीज़ फायर करने से मना कर दिया है जब तक 240 होस्टेजेस जो कि हमास ने कैप्चर किए हैं इनको रिलीज़ नहीं किया जाता। जब तक ये लोग वापस नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर जो इजराइल है ये सीज़ फायर नहीं करेगा। गाज़ा इवैक्यूएशंस थ्रू राफा हॉल्टेड आफ्टर इजराइल हिट्स एम्बुलेंस। तो राफा बॉर्डर बस आपको पता होना चाहिए गाज़ा स्ट्रिप एंड इजिप्ट के बीच में है। रशिया मिलिट्री सेज टेस्ट फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम न्यू न्यूक्लियर सबमरीन। तो रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है, उसके बारे में है, नाम है बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा बताया है। President Vladimir Putin has been pushing for Russia to maintain its nuclear deterrent to counter what he calls growing security threats, क्योंकि जो टाइज हैं मॉस्को एंड वेस्ट के ये ऑल टाइम लो हो चुके हैं जब से रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को। फर्स्ट पेज पर एज सच इंडियन एक्सप्रेस के मेन पेज पर कोई न्यूज़ है नहीं। फ्री राशन फॉर 5 more years। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी कोविड के दौरान कि लोगों को एक्स्ट्रा राशन दिया जाएगा 5 किलोग्राम। बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया, अभी फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या ये पॉपुलिज्म के चलते किया जा रहा है क्योंकि 5 स्टेट्स में इलेक्शन है? तो ऐसा कहा जा रहा है ऑपोजिशन के द्वारा। अंडरलाइनिंग दैट 80 करोड़ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस स्कीम को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो NFSA में जो अनाज मिलता है उसके अलावा 5 किलोग्राम और फ्री का अनाज मिलता है। एडमिशन ऑफ डिस्ट्रेस हंगर नाउ स्टॉप यूजिंग रेवरीडम, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है कि आप ये मान रहे हो कि लोग यहाँ पर भूखे हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं है, तभी आप यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हो, तो अब आप ये मान जाओ कि 9.5 साल में क्या हुआ क्या नहीं। तो ये ऑपोजिशन स्लग फेस्ट ये सब कुछ हम नहीं देखेंगे। नीति वेज डिसकंटिन्यूइंग की वाटर रिपोर्ट लॉन्च्ड 5 years अगो। ये रिपोर्ट का नाम क्या है? इसका नाम है कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो पहले ये पता होना चाहिए कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकालता कौन है? नीति आयोग। अब नीति आयोग क्यों सोच रही है कि वाटर रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो उतना एडिक्वेट नहीं है। तो वाटर एक स्कार्स रिसोर्स है, इसके एफिशिएंट मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मोस्टली स्टेट्स के साथ है। आफ्टर लॉन्चिंग अ वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड वाटर इंडेक्स 5 years अगो, द नीति आयोग फील्स डेटा मे नॉट बी फुली एडिक्वेट। इसीलिए यहाँ पर सोच रहे हैं कि इस रिपोर्ट को जो पब्लिकली रिलीज़ किया जाता है इसके ऊपर पॉज लगा दिया जाए। आपको ये पता होना चाहिए कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? प्रॉब्लम्स के लिए फैक्ट हो सकता है, इसको निकालता है नीति आयोग। UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव ये है कि इसमें आपको करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसकी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। प्रीलिम्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बेसिकली प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है सारा ही कवर किया जा रहा है। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ जिसमें प्रीलिम्स कवर किया जा रहा है, +10 FLTs होंगे फॉर प्रैक्टिस एंड मेंस मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, मेंस, प्रीलिम्स एंड करंट अफेयर्स। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स बेसिकली 1.5 years के कवर किए जा रहे हैं। आप पेमेंट कर सकते हो वाया UPI टू द गिवन UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर डिटेल्स टू द गिवन ईमेल ID। एक और इनिशिएटिव है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड PDF प्रोवाइड किया जाता है, प्लस स्टैटिक पोर्शन के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 150 रुपीज़ पर मंथ। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सीवियर जोन में जा चुका है, ग्राफ स्टेज 4 लगाया जा चुका है। ठीक है, ये हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। 5 स्टेट्स में इलेक्शन है उसके बारे में है। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था, हमने सारी डिटेल्स देखे थे कास्ट सेंसस के कि EBC कितने हैं, SC कितने हैं, ST कितने हैं। बाकी जो होम मिनिस्टर उनका ये कहना है कि यादव और मुस्लिम के नंबर्स को इन्फ्लेट कर दिया गया है बिहार के कास्ट सर्वे में। क्यों इन्फ्लेट किया गया होगा? अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, तो ऐसा इनका कहना है। अभी पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। पावर वर्सेस ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ वॉर में, बस
ऑथर यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, और क्या जो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ऐसे अटैक करना है वैसे अटैक करना है, क्या इज़राइल के लोगों को वो रिप्रेजेंट करते भी हैं? तो दिस हैज़ नॉट बीन एन ईजी आर्टिकल टू राइट फॉर इट हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाई इमोशन। बाकी जो भी ऑथर ने यहाँ पर देखा किस तरीके से कारनाज हो रहा है, किस तरीके से हमास ने बचर किया था सिविलियंस इन इसराइल, तो सबसे पहले अटैक तो यहाँ पर हमास ने किया था। एंड देन द सीवियरिटी ऑफ द रिटालिएटरी बॉम्बिंग जो कि गाज़ा में की गई इसराइल के द्वारा, जिसकी वजह से इतने सारे बच्चों की जान जा चुकी है। और गाज़ा में अगर हम बात करें तो जो 50% पॉपुलेशन है ये 18 साल से कम है, तो मतलब 50% पॉपुलेशन बच्चों की ही है। बेंजामिन नेतन्याहू इज़ एन अनपॉपुलर एंड पोलराइजिंग लीडर, अल्ट्रा राइट कोalition ये चलाते हैं, और अभी हम कह सकते हैं कि इनका एंड ऑफ द टाइम्स होगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि 17 साल से ये इसी पोजीशन पर है। तो हिज लिक्विड पार्टी रिसीव्ड ओनली 23.4% ऑफ द वोट्स जो कि पोल किए गए, एंड अल्ट्रा राइट कोalition ये चला रहे हैं। अब ये कोalition क्या करती है, ये पैलेस्टीनियन के राइट्स को बिल्कुल नहीं मानती है इन द लेवेंट। तो लेवेंट क्या होता है, तो जो मेडिटेरेनियन रीजन का ईस्ट वाला पार्ट है ना, उसको लेवेंट बोलते हैं। बाकी ये एग्रेसिवली इनकरेज करते हैं सिटीजन्स को कि अब वेस्ट बैंक में जाकर सेटल हो। तो वेस्ट बैंक में एक्चुअली पैलेस्टीनियंस रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये ज़बरदस्ती जो इजरायलीज हैं उनको सेटल करते हैं वेस्ट बैंक में। दिस कोalition हैज़ अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द इजरायली पार्लियामेंट। आई हैव लिटिल डाउट दैट द मेजॉरिटी ऑफ इजरायली सिटीजन्स, क्या वो रिवेंज चाहते भी हैं? ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हैज़ बीन अफेक्टेड एंड देयर इज़ अ रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट। तो ऑथर ने कहा बिलीव करना बहुत मुश्किल है। वैसे ही हमास के सारे पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो नहीं करता है। नेक्स्ट है मिशन इम्पॉसिबल। तो हमने एक्चुअली डिस्कस किया था कि जो अरब स्टेट्स हैं उन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से ये कहा था कि इजराइल को ये बोलो कि इजराइल यहाँ पर सीज़ फायर करे, लेकिन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा था कि इजराइल को नहीं कह सकते हैं सीज़ फायर करने के लिए, क्योंकि अगर इजराइल ने सीज़ फायर किया तो हमास को वापस से टाइम मिल जाएगा खुद को रीग्रुप करने का, एंड हमास वापस से अटैक कर सकता है। द शेप ऑफ द सिटी, तो यहाँ पर कोझिकोडे की बात की गई है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में कोझिकोडे को यहाँ पर सिटी ऑफ लिटरेचर के टैग से इंक्लूड किया गया है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। एक और हमने सिटी डिस्कस किया था अभी रिसेंटली जिसको यहाँ पर टैग मिला, अगर आपको पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में कौन सा सिटी था। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, तो यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की गई है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर यहाँ पर हमें कोई प्लान लाने की ज़रूरत है। द दिल्ली डिक्लेरेशन जो कि G20 की प्रेसिडेंसी में हमने देखा, वहाँ पर ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, वन हेल्थ अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट ये था कि हमें प्रायोरिटाइज करना है, हमें टैकल करना है AMR को, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी ताकि हम यहाँ पर नए एंटीबायोटिक्स बना सकें, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। रिस्पेक्टिव नेशनल एक्शन प्लान्स होने चाहिए। अ 2021 रिपोर्ट बाय लेंस डॉक्यूमेंटिंग डेटा फ्रॉम 204 कंट्रीज एस्टिमेटेड दैट 4.95 मिलियन डेथ्स जो हो रही हैं ये एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। G20 कंट्रीज़ को यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए कि एक इंटरनेशनल फंडिंग मैकेनिज्म हो जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करता हो। तीसरी, नई एंटीबायोटिक्स को बनाया जाए, उसमें इनोवेशन किया जाए, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। We must expand the scope of existing monitoring networks currently limited to a few tertiary care hospitals। की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है AMR की। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज, कायाकल्प, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स अंडर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग खुद से जाकर ये जो मेडिसिन ले लेते हैं और अपने मन से 2 दिन लेने के बाद बंद कर देते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वरना यहाँ पर AMR हो जाता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करने की ज़रूरत है, जैसे कि HIV, एड्स, TB में बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज हैं, लेकिन AMR कंटेनमेंट में इतनी नहीं है। तो AMR में भी हमें यहाँ पर सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को एनकरेज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटीज़। ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, आप स्टार्टिंग पढ़कर ही समझ सकते हो कि ऑथर ने लास्ट आर्टिकल लिखा था एंटी धार्मिक मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि जो यहाँ पर स्टालिन थे उन्होंने कुछ हेटफिल्ड कमेंट कर दिया था कि एराडिकेशन होना चाहिए सनातन धर्म का। फिर यहाँ पर ऑथर ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात की है। फिर ऑथर ने बताया कि कास्ट और ट्राइब को एक जैसे कैसा समझा जाता है, जबकि कास्ट और ट्राइब में कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनियल मास्टर्स ने इस तरीके से किया जिसकी वजह से हम कास्ट और इसको अलग समझते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्पल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फिर ऑथर ने बताया कि जो भी ऑथर ने बातें कही वो ऑथर के कौन कौन सी रिसोर्सेज से ऑथर ने पढ़कर बताई हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शन है तो आई थिंक उसमें एक ये चैप्टर है ट्राइब्स का पेपर 2 में, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो, वरना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐप फॉर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर, तो यहाँ पर एक ऐप है पोषण ट्रैकर, उसकी बात की गई जिसमें पोषण को ट्रैक किया जाता है। तो ऑथर ने कहा ये बहुत अच्छा स्टेप है। द रोल आउट ऑफ द पोषण ट्रैकर बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट मोबाइल फोन न्यूट्रिशन। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो पोषण ट्रैकर का।
Other examples of app-based nutrition monitoring system from around the world have been limited one of pilots with time, लेकिन ये बहुत बड़ा है पोषण ट्रैकर. इसमें आई थिंक 72 मिलियन चिल्ड्रन का जो पोर्शन है उसको ट्रैक किया जाता है. इफ़ वी कंपेयर इट अगेंस्ट अ टोटल ऑफ 113 मिलियन, तो एटलीस्ट यहाँ पर 50% जो चिल्ड्रन है उनका पोर्शन तो ट्रैक हो ही रहा है. और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रैक की जाती हैं कि कितने आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, फंक्शनल टॉयलेट्स कितने में हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कहाँ पर है. सेकंड, ट्रैकिंग द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो कि टेक होम राशन यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, हॉट कोट मील्स रिसीव कर रहे हैं, उनके न्यूट्रिशनल आउटकम को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है. तो ये अच्छा स्टेप है पोषण ट्रैकर, ये ऑथर ने बात की है. मैटरनिटी लीव फॉर विमेन सोल्जर्स ऑन पार विद ऑफिसर्स. तो पहले ऑफिसर्स को ज़्यादा मिलती थी और जो यहाँ पर सोल्जर्स हैं, विमेन सोल्जर्स, उनको उतनी नहीं मिलती थी. लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक यहाँ पर मैटरनिटी लीव विमेन सोल्जर्स को भी मिलेगी ऑन पार विद ऑफिसर्स, यही कहा गया. तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर एक्सटेंडिंग द रूल्स फॉर मैटरनिटी, चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड अडॉप्शन लीव फॉर विमेन सोल्जर्स, सेलर्स एंड ओपन वॉरियर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑन अ पार विद देयर ऑफिसर काउंटर पार्ट्स. ठीक है, यहाँ पर बात की गई ये जो 5 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है फ्री राशन का, तो एक्चुअली ये कितनी कॉस्ट वगैरह आएगी. तो अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है टू द पुअर इन द कंट्री फॉर द पास्ट 3 ईयर्स. तो जब से कोविड शुरू किया गया था तब से यहाँ पर शुरू किया गया था. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. फ्रॉम जोगी टू बाघेल, छत्तीसगढ़ का पॉलिटिक्स के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा एफर्ट्स हैं फिर भी यहाँ पर जो अनियन प्राइजेज़ है वो इतने ज़्यादा हाई क्यों. तो रीज़न यही है कि सरकार ने थोड़ा स्टेप लेट लिया एंड अभी तक मार्केट में जो खरीफ क्रॉप है अनियन की वो आ नहीं पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हैं. इस साल की क्रॉप ख़राब हो गई थी अनसीजनल रेन्स और हिल स्टॉर्म्स की वजह से. ट्रेड एस्टिमेट्स का ये कहना है कि जो 60% अनियन जिसको स्टोर करना था वो सब कुछ डैमेज हो गया. तो यहाँ पर कम है सप्लाई जिसकी और डिमांड ज़्यादा है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं. नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया कि हमारे जो फार्म एक्सपोर्ट्स हैं फॉल हो रहे हैं. तो क्यों फॉल हो रहे होंगे, कुछ रीजंस आपको ही पता है जो कि हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था. देन हमने यहाँ पर अनियन के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया. तो इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैव फॉलन 11.6% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल सितंबर. तो रशिया यूक्रेन वॉर थी, हमें लगा हम एक्सपोर्ट करेंगे कहीं डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आ जाए, जिसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे कि मिनिमम एक्सपोर्ट्स प्राइस कर दिया. द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट कर्व. तो ये जो हमने एक्सपोर्ट कर्व किया इसका क्या इम्पैक्ट हुआ. तो ग्लोबल प्राइजेस, ईजिंग ग्लोबल प्राइजेस अपार्ट. अ सेकंड रीजन फॉर फॉलिंग फार्म एक्सपोर्ट्स हैज़ टू डू विद द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाहती थी, क्योंकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ना आ जाए, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला था. तो सरकार यहाँ पर जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स उनको प्रोटेक्ट करना चाहती थी एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स, क्योंकि अगर हम महंगा एक्सपोर्ट करते तो ऑफकोर्स हमारे फार्मर्स को यहाँ पर फ़ायदा होता. तो ये ऑथर का कहना है कि यहाँ पर पॉपुलिज्म के चलते आप यहाँ पर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो. डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल प्राइसेस नॉट ओनली लोअर द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉटन की बात की गई है कि जो प्राइस क्रैश हमने कॉटन में देखा था उसकी वजह से जो हमारे कॉटन एक्सपोर्ट्स हैं प्लमेट होते गए, साथ ही साथ जो इम्पोर्ट है वो बढ़ता गया. तो अगर सरकार इम्पोर्ट को थोड़ा रोक देती और एक्सपोर्ट को होने देती तो ऐसे में क्या होता कि जो कॉटन है आने वाले में उसकी प्रोडक्शन बढ़ती. लेकिन जब एक बार कॉटन फार्मर्स को नुकसान हो गया तो वो दोबारा कॉटन नहीं लगाते हैं. तो द वैल्यू ऑफ द इंडियाज एडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स मोर देन डबल्ड. और हमारी इंपोर्ट डबल हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे थे, जिसकी वजह से हम लगातार और सस्ता इंपोर्ट करते गए और हम सस्ता इंपोर्ट करते गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑयल एडिबल ऑयल है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई. हाउएवर द मोदी गवर्नमेंट्स फोकस कि हमें फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना अहेड ऑफ द नेशनल इलेक्शंस, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर कंज्यूमर्स की इंटरेस्ट को प्रिविलेज दी जाती है ओवर प्रोड्यूसर्स, मीन्स दैट इंपोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल एंड पल्सेस विल कंटिन्यू अनहिंडर्ड अलॉन्गसाइड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द सीरियल्स, शुगर एंड इवन अनियन. तो फार्मर्स के लिए डबल वैमी हो सकता है. नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. तो इंडिया ने अडॉप्ट करा है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. अभी तक हमने कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट की थी. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में क्या होगा, तो यही होगा कि इंडिया को कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कौन से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कौन से नॉन ट्रेडिशनल है. फूड सिक्योरिटी का एक मुद्दा है यहाँ पर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सबके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी. The exact counters of the strategy being drafted are not known, but it will likely include the entire range of newer challenges जो कि इंडिया फेस कर रहा है. कौन कौन से कंट्रीज़ के पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, तो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास यहाँ पर होती है, जैसे कि यूएस, यूके, रशिया इनके पास है. चाइना ने भी बनाई थी, पाकिस्तान ने भी एक बना रखी है. हमने अभी तक क्यों नहीं बनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, तो बहुत सारे रीजंस है. फॉर एग्जांपल कोहेसिवनेस नहीं थी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को लेकर. गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली नहीं चाहती थी पब्लिक को पता चले कि सरकार के नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो ये सारे रीज़न है. नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू हुआ है अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ. तो यहाँ पर बताया गया सबसे पहले कि सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बाद यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया. 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बनाई हैं, एक्सपोर्ट्स, ऑर्गेनिक्स एंड तीसरी सीड्स को लेकर.
यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल हम सेल्फ रिलायंट एडिबल ऑयल में हो सकते थे, हम सेल्फ रिलायंट क्यों नहीं हो पाए? तो इंडिया सेल्फ रिलायंट था एडिबल ऑयल में 1995 में, लेकिन फिर सरकार को किसी ने बोल दिया कि अगर हम मलेशिया से चीपर ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लोगों को सस्ता मिल जाएगा। और जब चीपर ऑयल मलेशिया से आने लग गया तो जो भी यहाँ पर ऑयल लगाते थे फार्मर्स, इन्होंने लगाना बंद कर दिया। तो वी आर इम्पोर्टिंग 90% ऑफ आर एडिबल ऑयल। ऑल आर ऑयल सीड कोऑपरेटिव्स हैव क्लोज्ड, क्योंकि उनको तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है ना। अगर सस्ता हो रहा है तो लोग तो सस्ता ही खरीदेंगे, और जिसकी वजह से हम आज 90% अपना एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनसे अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने लग जाए तो हमारी जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, उनका भी यही हाल होगा। इसीलिए जो यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं, डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, उन्होंने सरकार को ये कहा कि आप आरसेप में मत जाओ, क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। और अगर हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ आरसेप में आ जाएंगे तो ये बहुत कम प्राइसेस में यहाँ पर मिल्क को एक्सपोर्ट करने लगेंगे। तो वी आर नॉट जस्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर। यहाँ पर ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन जो कि हमने डिस्कस किया था, ग्लोबल एआई समिट हो रही है यूके में, तो वहाँ पर यूएस जो है उसने अपना पूरा डॉक्यूमेंट बताया कि कैसे एआई को रेगुलेट किया जाएगा। तो कमला हैरिस देन वेंट ऑन टू elaborately flesh out the US plan for leadership in the AI regulation before a handpicked audience which included former British Prime Minister थेरेसा मे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एथिकल एआई होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए एआई को रेगुलेट करने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं, डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, डिजिटल मार्केट्स एक्ट है, लेकिन थोड़ा यूएस जो है इसमें पीछे रह गया था। लेकिन अभी वापस से यूएस जो है अपनी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यूएसए ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया कि हम कैसे एआई को रेगुलेट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।